सर एक छोटा सा एरिया हमारे पास डेफर्ड टैक्स ऑन बिजनेस, सॉरी डेफर्ड टैक्स ऑन IFRS 2, ये हमने देखना है सर। ये एरिया जो है वो एग्जाम में एक दो दफा टेस्ट भी हो चुका है। खैर इतना मसले वाली बात नहीं है, सीधा सा हिसाब किताब है, सीधा एरिया ये। अच्छा जी सर, सबसे पहले तो एक चीज़ अपने जहन में ये रखिएगा कि एक सेकंड में ज़रा सा आ जाऊँ इसके ऊपर सर। अच्छा एक चीज़ जहन में ये रखिएगा कि सर जो टैक्स वाला है ना, वो आपको जब टैक्स बेनिफिट देगा शेयर बेस्ड पेमेंट का, जब आप एम्प्लॉय को फिजिकली शेयर या शेयर ऑप्शन दोगे। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर आपके एक एम्प्लॉय की सर्विस कंडीशन है, सर्विस कंडीशन है से 3 साल की। ठीक है जी, कि 3 साल रुको तो हम तुम्हें जो है वो शेयर देंगे। ठीक है जी। आज सर ईयर 0 पे शेयर की फेयर वैल्यू है सर 12। ठीक है जी। ईयर 1 पे चेंज हो गए 15 हो गई, ईयर 2 पे चेंज हो गए 16 हो गई, ईयर 3 पे चेंज हो गए से 18 हो गई। तो याद रखना है FBR सर ना पहले साल एक्सपेंस अलाउ करेगा, ना दूसरे साल अलाउ करेगा, तीसरे साल जाके अलाउ करेगा, और वो भी कितना सर 18 रुपए के हिसाब से। डे 1 की फेयर वैल्यू के हिसाब से नहीं, डे 1 की फेयर वैल्यू के हिसाब से नहीं। ठीक है जी। किस हिसाब से? 18 रुपए के हिसाब से तीसरे साल के एंड में जाके बेनिफिट देगा। अभी कोई बेनिफिट नहीं है। पहली चीज क्लियरली अपने पास लिख लो, अगर शेयर बेस्ड पेमेंट का हिसाब किताब चल रहा है, ठीक है जी, एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को कहा कि यार तुम 3 साल रुको तो मैं तुम्हें अपने जो है वो 1 लाख शेयर दूंगा। कंपनी हर साल थोड़ा थोड़ा करके एक्सपेंस बुक करेगी, लेकिन सर FBR बिल्कुल एक्सपेंस अलाउ नहीं करेगा। अलाउ कब करेगा सर? बिल्कुल एंड पे जाके अलाउ करेगा। और कितना अलाउ करेगा सर? जो उस दिन की फेयर वैल्यू होगी। ठीक है जी। अब ये चीज दिमाग में रखिएगा सर। ठीक है जी। अब एक बात बताएं सर, आमतौर पे हम अकाउंटिंग एक्सपेंस देखते हैं, ठीक है जी, और फिर टैक्स एक्सपेंस देखते हैं, उन दोनों को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि सर डेफर्ड टैक्स कितना बुक करना है सर। यहाँ अकाउंटिंग एक्सपेंस तो आ रहा होगा, लेकिन टैक्स वाला अलाउ कब करेगा सर? टैक्स वाला तो अलाउ ही नहीं करेगा। टैक्स वाला अलाउ कब करेगा सर? एंड पे जाके अलाउ करेगा। तो सर एक टेक्निकली इन दोनों के डिफरेंस पे हमें डेफर्ड टैक्स बुक करना चाहिए, ऐसे ही है सर। लेकिन स्टैंडर्ड कहते हैं उसमें थोड़ा सा मॉडिफाइड अप्रोच यूज कर लो, और वो मॉडिफाइड अप्रोच क्या है? वो अकाउंटिंग एक्सपेंस और टैक्स एक्सपेंस के डिफरेंस पे नहीं आएगा, वो एक्सपेक्टेड एक्सपेंस और टैक्स एक्सपेंस के डिफरेंस पे आएगा। एक्सपेक्टेड एक्सपेंस का क्या मतलब होता है? आइए जरा देखिए सर, फिर रिपीट कर रहा हूं सर, 4 पॉइंट्स मेरे जहन में रखिएगा। FBR डिडक्शन जब अलाउ करेगा जब आप इवेंचुअली एंड पे आगे 3 साल बाद 4 साल बाद शेयर्स हैंड ओवर करोगे, उस दिन की फेयर वैल्यू जो होगी शेयर्स और शेयर ऑप्शन की, उसके बराबर, यानी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ फेयर वैल्यू, उसके बराबर आपको डिडक्शन अलाउ होगा। तीसरी चीज सर, ओवर द पीरियड आप अकाउंटिंग में एक्सपेंस चार्ज कर रहे होगे, टैक्स का एक्सपेंस कुछ भी नहीं होगा, तो टेक्निकली सर अकाउंटिंग का एक्सपेंस आ रहा होगा और टैक्स का एक्सपेंस नहीं होगा, तो एक डिफरेंस क्रिएट होगा, उस पर डेफर्ड टैक्स बुक होना चाहिए। लेकिन सर स्टैंडर्ड कहता है हम अकाउंटिंग और टैक्स एक्सपेंस के डिफरेंस पर डेफर्ड टैक्स बुक नहीं करेंगे, बल्कि एक्सपेक्टेड एक्सपेंस और टैक्स एक्सपेंस के डिफरेंस पर डेफर्ड टैक्स बुक करेंगे। क्या मतलब? आए जरा देखें सर। सर ये कह रहे हैं जनाब, ऑन 1 जनवरी 2003 1 लाख ऑप्शंस वर इशूड विद अ फेयर वैल्यू ऑफ 3.6। द वेस्टिंग पीरियड इज 3 years एंड ऑल द ऑप्शंस आर एक्सपेक्टेड टू बी एक्साइज। ठीक है जी। 3 साल की कंडीशन है, सारे ऑप्शन एक्सपेक्टेड है कि एक्साइज हो जाएंगे। ठीक है जी। तो सर अगर मैं काम करूं, मैं ईयर, इंस्ट्रूमेंट्स, फेयर वैल्यू, टाइम, क्यूमुलेटिव एक्सपेंस, पीरियोडिक एक्सपेंस, ठीक है जी, अगर मैं ये ले लूं सर, तो मेरे पास ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। ठीक है जी। अब बताएं सर, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स वो कह रहा है 1 लाख है, थ्रू आउट 1 लाख ही रहेगा। ठीक है जी। और हम अज्यूम करें कि एंड तक 1 लाख पे ही चलता रहेगा, कम नहीं होंगे इंशाल्लाह ही। फेयर वैल्यू डे 1 की सर 3.6 लॉक्ड, इक्विटी सेटल ट्रांजेक्शन लॉक्ड। टाइम है मेरे पास सर 1/3, 2/3, 3/3। ठीक है जी। फिर मैं आपसे अगर कहूं कि सर मेरे पास क्यूमुलेटिव एक्सपेंस, क्यूमुलेटिव एक्सपेंस सर, पीरियोडिक एक्सपेंस, ये सबको पता है जिन्होंने IFRS 2 पढ़ा हुआ। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो ये लेक्चर सर IFRS 2 होने के बाद देखेंगे। ठीक है जी। अब बताएं सर, मेरे पास पीरियोडिक एक्सपेंस आ गया सर। ठीक है जी। अब बताएं सर, मैं पहले साल जर्नल एंट्री पास कर रहा हूं सर ईयर 1 पे। ठीक है जी। मैं एंट्री पास कर रहा हूं सर रेम्यूनरेशन एक्सपेंस, अकाउंटिंग में एक्सपेंस बुक कर रहा हूं, कितने का? 1,20,000 रुपए का। शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, क्योंकि कैश में तो पे नहीं कर रहा, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व क्रिएट कर रहा हूं सर, कितने से? 1,20,000 रुपए से। अब बताएं सर, उसूलन ये मेरा अकाउंटिंग का एक्सपेंस है। ठीक है जी। 1,20,000 रुपए। अच्छा, टैक्स एक्सपेंस है 0। ठीक है जी। तो मुझे सर 1,20,000 रुपए का टैक्स एक्सपेंस 0, तो डिफरेंस आ गया 1,20,000 रुपए का। अकाउंटिंग में एक्सपेंस है तो अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम, टैक्स का प्रॉफिट ज्यादा,
तो सर एक डिडक्टेबल डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो इस डिडक्टेबल डिफरेंस पे मुझे डेफर्ड टैक्स एसेट बुक करना चाहिए, लेकिन स्टैंड कहता है बेटा 1/20 पे बुक नहीं करोगे, 1/20 पे बुक नहीं करोगे, आप एक्सपेक्टेड एक्सपेंस पे बुक करोगे। यार ये कैसे निकलेगा? जाए सवाल के ऊपर। वो कह रहे जनाब ऑल द शेयर ऑप्शंस आर एक्साइज्ड इन ईयर 4, टैक्स रेट इज 30%, इंट्रिंसिक वैल्यू दैट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग शेयर लेस एक्साइज प्राइस, यानी ऑप्शन की फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 1 was 3.3, एट द एंड ऑफ ईयर 1 was 3.3। अच्छा देखो, ये पहले साल के एंड पे ऑप्शन की फेयर वैल्यू है। स्टैंडर्ड आपसे कहता है आप ये अज्यूम करें कि एंड तक यही वैल्यू रहेगी। हमें तो नहीं पता दूसरे साल में जाके वैल्यू क्या होगी। एफबीआर आपसे कह रहा है आप अज्यूम करें एंड तक वैल्यू यही रहेगी। ये हमारा एक्सपेक्टेड डिडक्शन होगा जो एफबीआर अलाउ करेगा। 3.6 से नहीं, 3.6 डे 1 की फेयर वैल्यू। जब तुम्हें पता चल गया कि अपडेटेड फेयर वैल्यू 3.3 है तो 3.3 के साथ, इसका मतलब है सर मुझे अपनी वर्किंग के लिए, फॉर द सेक ऑफ माई वर्किंग, मुझे एक और टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है जी। और ये चल रहा होगा सर मेरे पास एक्सपेक्टेड एक्सपेंस, मैं इसको नाम दे रहा हूं सर एक्सपेक्टेड टैक्स एक्सपेंस। ठीक है जी, जो मुझे इवेंचुअली अलाउ होगा। एक इंस्ट्रूमेंट 1,00,000, 3.3, टाइम 1/3, क्यूमुलेटिव एक्सपेंस, पीरियोडिक एक्सपेंस। अब सर एफबीआर आपसे कह रहा है कि आप जो डिडक्शन क्लेम करने जाओगे ना प्यारे भाई, वो आप इसकी बेसिस पे क्लेम मत करना, 1/20 की बेसिस पे। आप एक काम करें, आप अज्यूम करें आपका अकाउंटिंग एक्सपेंस है 1/10। ठीक है जी, इस पे नहीं जाए, जो एक्सपेक्टेड एक्सपेंस आपको इवेंचुअली मिलेगा उसका बेस्ट एस्टिमेट 1/10 है। आप अज्यूम करें सर ये मेरा एक्सपेक्टेड एक्सपेंस है और टैक्स एक्सपेंस 0 है, तो एक डिडक्टेबल डिफरेंस है कितने का डिडक्टेबल डिफरेंस है सर 1,10,000 रुपए का। अब बताएं 1,10,000 रुपए पे सर डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट कितने से 0.3 और डेफर्ड टैक्स इनकम क्रेडिट कितने से 0.3। अच्छा मुझे बताएं अकाउंटिंग के एक्सपेंस के ऊपर डेफर्ड टैक्स एसेट कितना बनता? 0.3। अच्छा जो एक्सपेक्टेड एक्सपेंस उस पर डेफर्ड टैक्स कितना बन रहा है 33। सर मैं एक्सपेक्टेड एक्सपेंस के ऊपर डेफर्ड टैक्स एसेट बुक करूंगा और मैंने डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ सर, मेरा बड़ा बेसिक सा सवाल है। IAS 12 ये इंश्योर करता है कि जितना अकाउंटिंग एक्सपेंस पीएनएल में गया है उससे रिलेटेड टैक्स एक्सपेंस या टैक्स इनकम या टैक्स बेनिफिट जाना चाहिए पीएनएल में। अब अनफॉर्चुनेटली 1,20,000 रुपए का एक्सपेंस तो गया पीएनएल में, लेकिन 36,000 रुपए का टैक्स रिलीफ नहीं मिल रहा। टैक्स रिलीफ कितने का आ रहा है? सिर्फ 33,000 रुपीज का। मजबूरी हमारी सर, पूरा जो है वो रिलीफ नहीं मिल रहा, तो हमें रुकना पड़ेगा। कोई इशू वाली बात नहीं। इस साल के रिकॉन में आपके पास एडजस्टमेंट जरूर आएगी। ठीक है जी, ये याद रखना, क्योंकि हमारे पीएनएल में एक्सपेंस जा रहे हैं 1,20, रिलीफ आना चाहिए सर 36,000, रिलीफ आ कितना रहा सर 33,000 रुपीज। ठीक है जी, एक सेकंड होल्ड कीजिए। अच्छा जी सर मैंने 33,000 से अपना डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर ली। ठीक है, बजाय इसके मैंने इससे बुक कर ली। सीधी सी बात है 1,20,000 का एक्सपेंस जा रहा है पीएनएल में, रिलीफ 1,20 के हिसाब से जाना चाहिए, नहीं जा पा रहा। स्टैंडर्ड रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, स्टैंड कह रहा है एक्सपेक्टेड एक्सपेंस की बेसिस पे जा। ठीक है चलो, अब आई ईयर 2 पे मैं जाता हूं सर। फिर मैं अपने पास एंट्री पास करता हूं रेम्यूनरेशन एक्सपेंस। ठीक है जी, फिर आता है सर मेरे पास 1,20 का अमाउंट, फिर आता है मेरे पास शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व। अब सर जब मैं देखता हूं एक्सपेक्टेड एक्सपेंस की तरफ, तो सर मेरे पास ईयर 2 पे इंस्ट्रूमेंट 1,20 है, लेकिन सर अब इंट्रिंसिक वैल्यू मेरे पास चेंज हो चुकी है। कितने की सर? चेंज हो गया मेरे पास ये हो चुकी है सर, कोई 3.3 से भी रिड्यूस हो गया 3 रुपए हो गई। यानी सर अब हम अज्यूम कर लेते कि इवेंचुअली जो हमें सर डिडक्शन मिलेगी वो 3 रुपए के हिसाब से मिलेगी। ठीक है जी, और कम हो गया सर ये तो। अब बताएं सर मेरे पास डेफर्ड टैक्स एसेट आना चाहिए इसके हिसाब से, या सर 60,000। इसका मतलब है मुझे इंक्रीमेंटल कितना सर 27,000 का डेफर्ड टैक्स एसेट बुक करना अलाउड है। ठीक है जी, चलें सर। अब इस दफा और बड़ा मसला, वो क्या है सर? डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट 27,000 से और डेफर्ड टैक्स इनकम क्रेडिट कितने से 27। अब मुझे एक चीज ये बताएं सर, मेरे पास एक्सपेंस अब भी पीएनएल में 1,20 जा रहा है, रिलीफ 36,000 की जगह इस दफा और कम 27,000 जा रहा है। कोई टेंशन नहीं सर, स्टैंड कह रहा आप टेंशन ही ना लो भाई। ठीक है जी, अगर सर मैं इसके हिसाब से देखता तो मेरा सर डेफर्ड टैक्स एसेट टोटल 72 होता। अभी कितना आ रहा है सर? 60 आ रहा है। मैंने ओवर द पीरियड सिर्फ 33
और 27 सर 60,000 रुपीज का डेफर्ड टैक्स एसेट और इनकम बुक की है। ठीक है जी, कोई टेंशन नहीं है सर। स्टैंड कह रहा है एक्सपेक्टेड एक्सपेंस और टैक्स एक्सपेंस के डिफरेंस पे जाओ। टैक्स एक्सपेंस तो है ही नहीं, मिला ही नहीं अभी तक। सर जब ईयर 3 पे पहुंचे ना, तो फिर मैंने एक एंट्री पास की, रेम्यूनरेशन एक्सपेंस डेबिट कितने से, 120 से। फिर शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व क्रेडिट कितने से। अब जब मैं गया ना सर तीसरे साल पता करने के लिए कि यार क्या हिसाब किताब हो गया एक्सपेंस का, तो मुझे पता चला जी कि अब ये 3 से बढ़ के सर 3.8 हो चुका है। अब बताएं सर, मेरे पास तो मामला हो गया आउट। अब तो सर मेरे पास मामला आउट हो गया है, और सर अब मेरे पास डेफर टैक्स जो डिफरेंशियल आ रहा है वो तो आ रहा है ठीक ठाक ज्यादा, वो तो ठीक ठाक ज्यादा आ रहा है सर। सर ठीक ठाक ज्यादा कितना आ रहा है सर, मुझे कुछ 54,000 रुपए का डेफर टैक्स एसेट बुक करना पड़ेगा सर। अब ईयर 3 डेफर टैक्स एसेट कैसे बुक करूं सर, डेफर टैक्स एसेट डेबिट 54,000। लेकिन सर अब आपसे स्टैंडर्ड कह रहा है भाईजान जो अकाउंटिंग पे डेफर टैक्स एसेट बुक होना था टोटल, आप उससे आगे निकल गए हो। अब ये डेफर टैक्स एसेट तो बुक करोगे, लेकिन ये डेफर टैक्स इनकम बुक नहीं होगी। इनकम बुक होगी मैक्सिमम 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 कहां तक, आपके अकाउंटिंग के ऊपर से जो टोटल डेफर टैक्स एसेट बन रहा था उस तक। क्योंकि आपके पीएनएल में जो एक्सपेंस टोटल गया है वो 3,60,000 गया है, और उस पर करंट टैक्स डेफर टैक्स इनकम आनी चाहिए 1,08,000, उससे ज्यादा नहीं। अब बताएं मैं सर ओवर द पीरियड कितने रुपए की डेफर टैक्स इनकम बुक कर चुका हूं, ओवर द पीरियड 27, ओवर द पीरियड 33, और सर मुझे 1,08,000 की टोटल बुक करनी है। तो सर मुझे इफेक्टिवली अलाउड है कि मैं मजीद डेफर टैक्स इनकम बुक कर सकूं कितने की सर, 48,000 रुपीज की, इससे ज्यादा नहीं। तो बाकी का क्या करूंगा सर मैं, सर बाकी आपसे स्टैंडर्ड कहता है जनाब आप इक्विटी में चार्ज कर दो, एक रिजर्व बना दो। कितने का जनाब, 6,000 रुपए का। अब सर मुझे एक बात बताएं, मुझे कैसे पता चलेगा कि इसी साल ये रिजर्व बनाना है या नहीं बनाना, ये कैसे पता चलेगा मुझे सर। जी जनाब। हाँ जी, अब बताएं सर, मैं आपको एक शॉर्टकट सिखाता हूं सर। आप देखें ना, आप यहां पर ना इक्विटी का एक बैलेंस लेके चलें। ठीक है जी, एक बैलेंस लेके चलें इक्विटी। इक्विटी का बैलेंस पता है कब आएगा, इक्विटी का बैलेंस ये आएगा जब जब मेरे पास सर ये वाला एक्सपेंस इससे ज्यादा हो जाए ऊपर वाले से। ठीक है जी, सर मेरे पास पहले 33 था और 36 था, कोई ज्यादा नहीं है। सर ये 72 है, ये 60 है, ज्यादा नहीं है। सर जब ये 114 पे चला गया और ये 1,08,000 पे, तो इसका मतलब है मुझे 6,000 इक्विटी में डालने। ठीक है जी, अब बताएं सर मुझे ओवर द पीरियड मैंने कितने रुपए की डेफर टैक्स इनकम बुक की है सर, 1,08,000 की। कितने रुपए का डेफर टैक्स एसेट बुक किया है, 1,14,000 का। मुझे बताएं इक्विटी कब हिट होगी, जब आपका सर एक्सपेक्टेड एक्सपेंस पे जो डेफर टैक्स एसेट बन रहा है वो अकाउंटिंग एक्सपेंस के डेफर टैक्स एसेट से ओवर रन कर जाए। ठीक है जी, अब मुझे एक चीज ये बताएं मेरे बच्चों, मैं इसको हाथ से लिख देता हूं। अब बताएं सर मैं ईयर 3 पे क्या करूंगा सर, ईयर 3 पे हुआ कुछ और नहीं सर। अब वो कह रहे ईयर 4 पे भी जाओ। अब देखो ईयर 4 पे मेरे पास अकाउंटिंग एक्सपेंस कुछ नहीं है। ठीक है जी, लेकिन ईयर 4 पे मैं शेयर्स वेस्ट कर रहा हूं, तो सर मेरे पास 1,00,000 ही रहेगा। ये 4 रुपए हो गया, ये 1 रुपया ही रहा। सर मेरे पास अब डेफर टैक्स एसेट बढ़ के हो गया कितने का, 1,20,000। तो सर आप पास करें एंट्री, कोई मसला नहीं है। अब चूंकि सर आप ऑलरेडी लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं, तो आप डेफर टैक्स एसेट आप बुक करोगे कितने से मजीद सर, 6,000 रुपए से। ठीक है जी, 6,000 बनते हैं हाँ सर, 6,000 रुपए से। क्यों सर, मैं ऑलरेडी लिमिट क्रॉस कर चुका हूं, और ये सारे का सारा जो है वो कहां जाएगा, इक्विटी में जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम डेफर टैक्स इनकम हम पीएनएल में डाल चुके हैं, इससे ज्यादा डेफर टैक्स इनकम पीएनएल में डालना अलाउड नहीं है। अब बताएं सर, मैं अगर आपसे ये कहूं प्यारे भाई, चौथे साल मुझे सर करंट टैक्स अलाउ होगा, हाँ सर ये एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, करंट टैक्स एसेट डेबिट कितने से, पूरे 1,20,000 के एक्सपेंस, 1,20,000 की टैक्स सेविंग्स होगी। क्यों, एक्चुअल रेट पे एक्सपेंस अलाउ होगा। सर मैं करंट टैक्स इनकम बुक करूंगा कितने की सर, 1,08,000 की, इससे ज्यादा नहीं भाई, पीएनएल में इससे ज्यादा नहीं डालना। फिर इक्विटी में कितना सर, सर अब आप एक काम करें, जब करंट टैक्स आ गया तो डेफर टैक्स पूरा पूरा उलट दें। अब बताएं सर मैं क्या करूं, डेफर टैक्स एक्सपेंस बुक करूं जितना मैंने पीएनएल में डाला है सर, 48, सर 27, और सर 33, और मैं क्या करूं सर, डेफर टैक्स एसेट क्रेडिट कर दूं कितने से सर, पूरे 1,20,000 से। और सर मेरे पास इक्विटी डेबिट कर दूं कितने से,
अब बताएं सर मेरे पास इवेंचुअली जितने से डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस और इक्विटी क्रिएट हुई थी सब रिवर्स हो गई और नेट मेरे पास सिर्फ ये एंट्री बच गई। ठीक है जी। अब ये याद रखिएगा कि आपको सर इक्विटी जब हिट करनी है जब आपका डेफर्ड टैक्स ऑन अकाउंटिंग एक्सपेंस सर डेफर्ड टैक्स ऑन एक्सपेक्टेड एक्सपेंस से कम पड़ जाए, यानी सर आपका डेफर्ड टैक्स ऑन एक्सपेक्टेड एक्सपेंस ज्यादा हो जाए, तो फिर आपको रिस्ट्रिक्ट करके सर क्या करना है, डेफर्ड टैक्स तो बुक करना है एक्सपेक्टेड एक्सपेंस के ऊपर, डेफर्ड टैक्स एसेट, लेकिन इनकम में नहीं लेके जाना उसको। ठीक है जी, ये याद रखिएगा सर। अब इवेंचुअली सर जब मुझे चौथे साल फर्दर डिडक्शन नजर आई तो मैंने वो भी सारी इक्विटी में डाल दी क्योंकि लिमिट तो मैं ऑलरेडी क्रॉस कर चुका था। ठीक है जी, बस याद रखना सर पहले साल इस पर डेफर्ड टैक्स एसेट बुक करें या इस पे सर 33 पे, फिर सर मेरे पास मजीद 27 पे बुक करें या 36 पे सर 27 पे, मजीद सर फिर 54 पे डेफर्ड टैक्स एसेट बुक किया लेकिन रिस्ट्रिक्ट किया उसको इतने पे कि मेरी डेफर्ड टैक्स इनकम 1,08,000 से ऊपर नहीं जाए। ठीक है जी। अच्छा जी, अब बताएं सर अगर मैं एक स्टेप आगे चला जाऊं, कर लूंगी